नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका अपना चैनल शर्मा जी जीएस अड्डा में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार का परिचय। बिहार का परिचय हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डेली बाय डेली आप लोग को पर डे बिहार का वीडियो मिलेगा। प्लस में जो हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा है उसका भी वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं। पहले बिहार के बारे में देखते हैं। देखिए, बिहार के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, इसका इतिहास जानेंगे कि बिहार जो है, बिहार शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो पहले जानेंगे कि सर्वप्रथम जो बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में बिहार शब्द के लिए जो शब्द जो प्रयोग किया गया है वो कीकट शब्द का प्रयोग किया गया। वहीं अथर्ववेद या पंचविंश में, अथर्ववेद या पंचविंश में वरात शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसा कि देखिए, ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं अथर्ववेद या पंचविंश में वरात शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, सर्वप्रथम जहां बिहार शब्द का अगर उल्लेख मिलता है कहीं तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो बिहार को कीकट नाम से संबोधित किया गया है। एक क्वेश्चन बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार शब्द का उल्लेख केवल ऋग्वेद में मिलता है। आपका ऋग्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद और या पंचविंश में भी मिलता है। तो अथर्ववेद या पंचविंश में आपका वरात शब्द का यूज किया गया है। किसके लिए? बिहार के लिए वरात शब्द का यूज किया गया है अथर्ववेद या पंचविंश में। वहीं ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका इतिहास हो गया कि हाँ, बिहार शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है। हालांकि जब हम बिहार स्पेशल का जब हम लोग हिस्ट्री वाला जो सेक्शन करेंगे ना, उसमें इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आप लोग कभी सोचे नहीं होइएगा उसा। देखिए, अब चलते हैं बिहार के बारे में, अब हम लोग देखते हैं। तो पहले बिहार के बारे में देखेंगे ना, कि पहले बिहार का जियोग्राफी पूरा भौगोलिक स्थिति देखेंगे। देखिए, बिहार का जो गठन हुआ था 22 मार्च 1922 को हुआ था। बिहार दिवस भी जो मनाया जाता है ना, 22 मार्च को ही मनाया जाता है। कारण क्या है कि बिहार का जो गठन हुआ था 22 मार्च 1922 को बिहार का गठन हुआ था, इसलिए बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, इसके पहले भी कुछ रीजन है। रीजन क्या है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के द्वारा, ठीक है। बंगाल पहले बिहार, उड़ीसा और झारखंड तीनों क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। लेकिन 1905 में क्या किया गया, बंगाल को विभाजित कर दिया गया कर्जन के द्वारा। फिर नेक्स्ट हुआ जो 1912 में दिल्ली दरबार लगा, तो उसमें क्या किया गया, फिर जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। और 1936 में फिर क्या किया गया, बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। फिर 2000 ईस्वी में क्या किया गया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। तो जो प्रॉपर जो बिहार आज जो प्रॉपर बिहार है वो 2000 में बना हुआ प्रॉपर बिहार। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का गठन कब हुआ, तो बिहार का गठन अगर बात करें तो 22 मार्च 1922 को बिहार का गठन हुआ था। और इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, भौगोलिक स्थिति यह भारत में कहाँ अवस्थित है, भौगोलिक स्थिति है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। वहीं 18 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 28 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य बिहार आपका स्थित है। देखिए, अब बिहार का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका पूरा बिहार का क्षेत्रफल है। जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% यानी कि 2.86% पूरे भारत के क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अब आगे देखेंगे कि देखिए, अब बिहार का जो राजकीय मेघा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार में जो राजकीय मेघा दिवस है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजकीय मेघा दिवस किस कारण मनाया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उस दिन जन्म हुआ था, इसी कारण बिहार में राजकीय मेघा दिवस मनाया जाता है। और देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो अपना जो मूल निवास जो था सारण जिला में था, जीरादेई। और महात्मा गांधी के द्वारा
जीरा देई को स्वर्ग के नाम से पुकारा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरा देई को स्वर्ग के नाम से किसने संबोधित किया था? तो आपका महात्मा गांधी जी संबोधित किए थे। अब आगे देखेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कितना स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान पर है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 12वां स्थान है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है। अब क्षेत्रफल में आपसे पूछ देगा कंटिन्यू यानी क्रमबद्ध दे देगा, तो क्रमबद्ध में याद रखने के लिए सबसे देखिए याद क्या करेंगे कि जो फर्स्ट होगा भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो राज्य है वो आपका राजस्थान हो जाएगा। सेकेंड मध्य प्रदेश है और थर्ड महाराष्ट्र है और फोर है जो वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में कौन हो जाएगा? फर्स्ट में आपका राजस्थान हो जाएगा, सेकेंड में एमपी हो जाएगा, थर्ड में महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, और फोर में क्या हो जाएगा? यूपी। ये आपका क्रमबद्ध है। फर्स्ट में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, सेकेंड में महाराष्ट्र हो जाएगा और सेकेंड में एमपी हो जाएगा, थर्ड में महाराष्ट्र हो जाएगा और फोर्थ नंबर में यूपी हो जाएगा। इसी क्रमानुगत अनुसार के अनुसार आपका बिहार का 12वां स्थान रहता है। लेकिन वहीं अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। तो प्रथम किसका है? तो प्रथम आपका उत्तर प्रदेश का है, सेकेंड पश्चिम बंगाल का है और तीसरा जो स्थान आता है अपना बिहार का आता है। बिहार का देख लिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से 13वां स्थान है। और बिहार में जो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है ना, वो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। जो आपका राष्ट्रीय स्तर पर भी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मना ही जाता है। और यहाँ का राजकीय जो प्रार्थना है, राजकीय अभी देखिए अभी ऐसा हुआ है ना कि जो बिहार में जो भी एग्जाम हो रहा है, जो उसका ट्रेंड चला हुआ है क्वेश्चन पूछने का, उससे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार का राजकीय प्रार्थना क्या है। तो इसका राजकीय प्रार्थना याद रखिएगा, इसका है मेरी रफ्तार पर सूरज राज करे। क्या है इसका राजकीय प्रार्थना? मेरी रफ्तार पर सूरज राज करे, इसका राजकीय प्रार्थना है। वहीं अब ये तो हो गया आपका भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसका राजनीतिक परिदृश्य से, इसको देखेंगे। तो बिहार में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, विधानसभा 243 है, राज्यसभा 16 है और विधान परिषद 75 है। और बिहार में दुसदनीय है, एक तो विधानसभा है और एक विधान परिषद है। तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 हो जाएगा। वहीं विधानसभा यानी कि जो एमएलए होता है इसका 243 है और राज्यसभा का 16 है और वहीं विधान परिषद का 75 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। ये इसको मतलब ये डाटा है, डाटा को याद करके रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 हो गया टोटल, ठीक है। अब इस 40 में क्या किया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 6 है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ देख लीजिए। आपसे ये नहीं पूछे जाएगा कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है 40, और आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है 6, ये नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा ये ट्रेंड के हिसाब से कि कौन कौन सा जो क्षेत्र है, चाहे लोकसभा वाला जो एरिया पड़ता है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये याद रखने वाला जो पॉइंट है इसको याद रखेंगे। सासाराम हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर, गया। देखिए 6 लोकसभा जो क्षेत्र है कौन कौन सा है, एक तो सासाराम है, एक जमुई है, एक गोपालगंज है, एक हाजीपुर है और एक समस्तीपुर और एक गया है। ये जो 6 लोकसभा जो क्षेत्र है ना, ये केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। कौन कौन सा? सासाराम, जमुई, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर और गया। अब आगे देखेंगे विधानसभा के लिए। तो बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है? 243। कितना है बिहार में विधानसभा की सीट? 243 है। और इस 243 में क्या किया गया है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? 38 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। अब इससे क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाएगा
कि अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार में जो विधानसभा में जो सीटों की आरक्षित संख्या 2 है वो कौन-कौन सा है? तो एक तो हो जाएगा कटोरिया और एक मनिहारी। मनिहारी आपका कटिहार में पड़ता है। तो कटोरिया विधानसभा और मनिहारी विधानसभा क्या किया गया है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहीं बात करें कि जो विधायिका यहाँ की विधायिका 2 सदनीय है, एक तो विधानसभा है और एक विधान परिषद है। ठीक है? अब देखिए, अब बिहार में जो प्रमंडल की संख्या की बात करें तो बिहार में हम सभी जानते हैं कि बिहार में 9 गो प्रमंडल है। अब कौन-कौन प्रमंडल है? पटना प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल है, सारण प्रमंडल है, मगध है, दरभंगा है, पूर्णिया है, कोसी है, भागलपुर, मुंगेर। ये 9 प्रमंडल है। देखिए, बिहार में कितना प्रमंडल है? बिहार में 9 प्रमंडल है। अब बिहार के बारे में कुछ जो मैप के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा जाएगा? बिहार का जो उत्तर-दक्षिण लंबाई कितना है और बिहार का पूर्व-पश्चिम लंबाई कितना है? तो उत्तर-दक्षिण 345 किलोमीटर है लंबाई, ठीक है? और पूर्व-पश्चिम 483 किलोमीटर लंबाई है। हालाँकि ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था। अब क्या पूछा जाता है, जो 68 में पूछा भी गया है कि बिहार के कितने जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं? देखिए, तो बिहार के जो हो जाएगा ना, 7 जिला पहले आपका नेपाल से सीमा साझा करता है, 7 जिला आपका उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है और 8 जिला झारखंड से सीमा साझा करता है और वही 3 जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। तो हम लोग इन जिलों को क्रमागत अनुसार देखेंगे। तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले कौन-कौन से जिले हैं? किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। वहीं अगर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या देखें, तो प्रथम हो जाएगा, इधर से अगर सजाएँगे इधर से, क्या हो जाएगा प्रथम? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, फिर पूर्वी चंपारण हो जाएगा, फिर सीतामढ़ी हो जाएगा, फिर उसके बाद सुपौल हो जाएगा, फिर मधुबनी हो जाएगा, उसके बाद किशनगंज हो जाएगा। जैसे यहाँ की लिखा हुआ अभी देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये कितना जिला हो गया? 7 जिला हो गया। तो 7 जिला आपका बिहार का 7 जिला ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से क्या करता है? अपना सीमा साझा करता है। वहीं अगर बात करें यूपी की, तो यूपी से सीमा साझा करने वाले कौन-कौन से जिले हैं? पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है और भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। यानी कि टोटल 7 जिले आपका उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है और वहीं 8 जिला आपका झारखंड से सीमा साझा करता है और 7 जिला नेपाल से सीमा साझा करता है और 3 जिला वो आपका पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। ये आपका 68 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आयोजित हुआ है बिहार के द्वारा बीपीएससी में, जो बीपीएससी 68 बीपीएससी आयोजित हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे देखेंगे। अब देखिए, बिहार में टोटल 38 जिला, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि बिहार का 38वां जिला कौन-सा है? तो बिहार का 38वां जिला अरवल जिला है। अरवल जिला को माने बिहार का सबसे अंत वाला जिला माना जाता है। अरवल आपका 38वां जिला है। क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है 38वां जिला कौन-सा? तो 38वां अरवल जिला हो जाएगा। अब आगे देखेंगे कि बिहार में सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक ठंडा किस जिला में पड़ता है और सबसे कम बारिश और सबसे अधिक बारिश किस जिला में होता है? तो अगर सबसे अधिक गर्मी की बात करें तो आपका गया जिला में होता है और वहीं सबसे ठंडा अगर जिला की बात करें तो भी आपका गया जिला है। गया जिला में सबसे अधिक गर्मी भी पड़ता है और सबसे अधिक ठंडा भी लगता है। वहीं सबसे अधिक अगर वर्षा की बात करें तो सबसे कम वर्षा और सबसे कम वर्षा आपका औरंगाबाद में बिहार में होता है और सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो आपका किशनगंज में होता है। अब देखिए, किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसका तो एक कारण है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? चेरापूंजी में होता है, मौसिनराम में होता है। तो मौसिनराम मेघालय में पड़ता है और जो बिहार का जो किशनगंज जिला पड़ता है, ये आपका मेघालय से सबसे नज़दीक, मतलब उधर वाला जो वर्षा वाला एरिया होता है जहाँ चेरापूंजी और मौसिनराम है, उधर से ये सबसे नज़दीक पड़ता है। जिस कारण क्या है कि आपका किशनगंज पहले कवर होता है, इसीलिए सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में ही होता है और ये हिमालय के नज़दीक भी है। ठीक है? अब आगे देखेंगे कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन-सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना है और गंडक नदी पर ही त्रिवेणी नहर बनाया गया है।
63rd बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका गंडक नदी पर ही त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया 68 में ही पूछा गया है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। देखिए बिहार का जो प्रथम राज्यपाल था ना, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। बिहार का प्रथम राज्यपाल सर मॉरिस गार्नियर हैलेट था, जो आपका 68 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे देखिए आपका 68 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया, क्या पूछा गया है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया सर हुगडॉ, बी में दिया सर मॉरिस गार्नियर हैलेट और सी में दिया सर जेम्स डेविड शिप्टन और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। लेकिन बीपीएससी के द्वारा क्या माना गया है, बीपीएससी के द्वारा माना गया है सर जेम्स डेविड शिप्टन। हालांकि ये आंसर की जो निकाला गया था बीपीएससी के द्वारा, वो आपका आंसर की गलत है। ये इस आंसर के हिसाब से हम लोग देख लिए कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट था। और अभी बिहार का राज्यपाल कौन है, तो अभी बिहार का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है, ये तो हम लोग जान गए ना कि बिहार का राज्यपाल कौन है अभी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के कितने नंबर का राज्यपाल है। कंफ्यूजन यहाँ होता है, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आप लोग याद कर लीजिए कि बिहार के 41वें नंबर का राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और 40वें नंबर का राज्यपाल कौन थे, 40वें नंबर का राज्यपाल थे फागू चौहान। 40वें नंबर का राज्यपाल फागू चौहान थे। वहीं 41वें नंबर का राज्यपाल अभी कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। और विधानसभा अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर है। कि विधानसभा अध्यक्ष को देखेंगे हम लोग, तो विधानसभा जो अध्यक्ष है वो देवेश चंद्र ठाकुर है विधानसभा अध्यक्ष, जो आपका जनता दल यूनाइटेड पार्टी से संबंध रखते हैं, यानी कि जेडीयू से संबंधित है। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी से है। विधान परिषद अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर हो गए जो जेडीयू से है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी है जो आपका आरजेडी से है। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, चाहे विधान परिषद बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा। अब जो बीपीएससी का जो ट्रेंड चला हुआ है उसमें क्या पूछा जाएगा कि जो अवध बिहारी चौधरी किस पार्टी से संबंध रखते हैं। तो अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से संबंधित है। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर आपका जनता दल यूनाइटेड से संबंधित है। बिहार का भी जो मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल है, बिहार का मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं कि बिहार का जो भी आज परिचय उसको देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन अब हम लोग लाएंगे ना, अब उसमें क्या करेंगे, अब बिहार को टॉपिक वाइज टॉपिक बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। अब उसमें एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री देखेंगे बिहार का, और मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, फिर बिहार का जियोग्राफी देखेंगे, फिर बिहार का पॉलिटी देखेंगे। यानी कि बिहार से संबंधित जितने भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मतलब हम लोग देखेंगे। उसमें आपका क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू के रूप में भी देखेंगे, जो बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, बिहार दरोगा में पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है, या बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उन सभी में जहां जहां से आपका बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। जो हम लोग बिहार जो स्पेशल जो सीरीज कर रहे हैं ना, इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग हम लोग इस सीरीज को करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग को क्या पढ़ना है ये तो पता चल जाएगा, और क्या नहीं पढ़ना है ये पता चल जाएगा। अदरवाइज पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है, कोई भी प्रकाशन का बुक उठा कर पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल पढ़ने से तो नहीं ना होगा। मतलब पढ़े ऐसा जो लड़ जाए हम लोग का। अगर ये जो सेशन लाया जा रहा है इसमें आपका कोई एक प्रकाशन का या 2 प्रकाशन का बुक नहीं है, हम खुद 4-5 प्रकाशन का बुक को मतलब पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग को सोचते हैं कि जितना छोटा हो सके एक कंक्लूजन उसको निकाल कर तब आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, अपने पास ये भी है, महेश बर्नवाल का बुक है। इस महेश बर्नवाल का बुक है, इसको पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका केवीसी नैनो प्रकाशन का बुक है, इसको पढ़ते हैं।
ये जो स्पेशल आपका बिहार स्पेशल सॉरी बीपीएससी और सीडीपीओ मेंस के लिए ही बनाया गया है इसको। केबीसी नैनो प्रकाशन का बुक, हालांकि ये बुक अब मिलता नहीं है। और एक है इम्तियाज अहमद का बुक है, और ये सब्जेक्टिव बुक है और ये ऑब्जेक्टिव बुक है। अगर आप लोग चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव है इम्तियाज अहमद का, इसको पढ़ने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग बना सकते हैं। अदरवाइज अगर ये बुक अगर नहीं पढ़ना चाहते, कोई भी अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते, तो आप लोग क्या कीजिए, इस सेशन को माने कंटिन्यू देखिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, थोड़ा फायदा नहीं मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग एक बात बता दूं, अगर आप लोग को अगर ये वीडियो सही में अगर लगता हो कि मेरे एग्जाम में पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या कीजिए, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट यह है कि वीडियो के राइट साइड कॉर्नर पर लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको दबाकर मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने इस परिवार को जितना अधिक हो, जितना जल्दी हो उतना इसको बड़ा बनाइए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।